ओके जी, आज हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ मास का ही, आप समझ लें, अगला पोर्शन है। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। आज हम दो ऑब्जेक्ट्स का कैलकुलेट करेंगे, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड और दूसरा यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट रॉड की। अपना माइक ज़रा ऑफ रखिएगा सारे लोग। अच्छा, इसमें जी फर्ज करें हमारे पास एक सॉलिड यूनिफॉर्म रॉड है। अब ये जो यूनिफॉर्म रॉड है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये इस तरह का है। ये रॉड है जो रेड कलर का मैंने अभी अभी बनाया है। और फ़र्ज़ कर लें कि इस रॉड की जो लेंथ है दैट इज़ एल। और आप रेफरेंस पॉइंट इस पर कोई ले लें। फ़र्ज़ कर लें ये जो पॉइंट है रॉड का एक एंड, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस रॉड का एक थोड़ा सा हिस्सा इमेजिन करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये मैंने एक थोड़ा सा हिस्सा इमेजिन किया और इसकी विड्थ है dx और रॉड के इस पोर्शन का रेफरेंस पॉइंट से जो फासला है, डिस्टेंस, दैट इज़ x। और इस थोड़े से जो पोर्शन है इसका मास है dm। ठीक हो गया। तो ये हमने फ़र्ज़ कर लिया एक रॉड और उस रॉड के ऊपर एक थोड़ा सा हिस्सा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस रॉड के अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो उसकी फॉर्मेशन क्या है, तो हम आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस रॉड के अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली किया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी को डिस्क्राइब करूँगा और लीनियर मास डेंसिटी को हम जाहिर करते हैं लैम्डा से। और लैम्डा जो है ये इक्वल होगा टोटल मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड। अब अगर मैं लीनियर मास डेंसिटी को उस थोड़े से पोर्शन के लिए डिस्क्राइब करूं, यहाँ पर जो हमने एक थोड़ा सा पोर्शन इमेजिन किया है जिसका मास dm है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मास की जगह dm और लेंथ की जगह dx। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास dm इक्वल आ जाएगा लैम्डा इंटू dx। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे इस पूरे रॉड का मास चाहिए, तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसी इक्वेशन में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास ऑफ रॉड आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। और इंटीग्रेट आपने किस तरह करना है, उसमें आपको लिमिट लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू द फाइनल लिमिट। अब आप यहाँ पर इनिशियल लिमिट कह सकते हैं 0 और फाइनल लिमिट टोटल लेंथ ऑफ रॉड आप कह सकते हैं L। ठीक है, तो इनिशियल लिमिट 0 से लेकर फाइनल लिमिट L तक। अब आप dm की वैल्यू पुट करें। dm किसके इक्वल है, dm इक्वल है जनाब लैम्डा इंटू dx। तो मैंने dm की जगह लिख दिया लैम्डा इंटू dx। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dx का जो इंटेग्रल है उसका आंसर आएगा x और लिमिट आप लगा देंगे, ये बन जाएगा लैम्डा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरह से आपके पास टोटल मास ऑफ रॉड आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। अब देखें, ये तो हमने टोटल मास ऑफ रॉड निकाल लिया। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास आपको याद होगा, जो हमने पहले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा, उसमें मेरी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, तो मैं उसको दोबारा से कर दूंगा। उसमें अपनी ऑडियो जो है दोबारा से डाल दूंगा, बस उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह करके उसको दोबारा से री अपलोड कर दूंगा।
अच्छा जी, सेंटर ऑफ मास का जनरल फार्मूला है। सबसे पहली बात तो ये कि ये देखें, ये जो हमारा रॉड है, जो इस वक्त ये रॉड हम इमेजिन कर रहे हैं, ये रॉड आप एज्यूम करें कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास है वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, एंड दैट वुड बी एक्स कोऑर्डिनेट। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स सी एम। तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1/टोटल मास इंटू इंटेग्रल ऑफ x इंटू डी एम। ठीक है, या x इंटू डी एम या डी एम इंटू एक्स, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। तो ये हमने इसको किया था। इसमें अब लिमिट भी हम लगा देंगे आगे चल के। पहले आप ऐसा करें, डी एम की वैल्यू पुट करें। अब डी एम किसके इक्वल था? डी एम जनाब इक्वल था लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा x इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स। इंटेग्रल लिमिट लगाएंगे 0 से l तक, पूरा लेंथ ऑफ रॉड पर लिमिट लग जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल मास हम पहले ही निकाल चुके हैं, लैम्डा इंटू एल। देखिए ना, पूरा आपने रॉड की लेंथ को कंसिडर करना है ना। तो अब पूरे रॉड की लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, तो लेंथ आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ आप पॉइंट को 0 बोलेंगे, और यहाँ चलते चलते कितनी लेंथ आपने कवर कर ली, l। तो इसलिए आप लिमिट लगाएंगे 0 टू l। ठीक है, समझ आ गई सबको? ओके, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। लैम्डा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा इंटेग्रल से। आगे इंटेग्रल के अंदर हो जाएगा x इंटू डी एक्स, लिमिट है 0 टू l डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एल। ये लैम्डा इस लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसमें पावर फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा x² डिवाइडेड बाई 2। आप लिमिट लगाएंगे 0 टू l, और साथ 1/l पहले से मौजूद है जो नीचे डिवाइड हो रहा था। अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं 1/l। अब आप अपर लिमिट लगाएंगे l² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से जो सेकंड वाला फैक्टर है ये तो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला फैक्टर बचेगा, इसका ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा l/2। अब आप देखें l/2 का मतलब क्या है। l/2 का मतलब ये है कि इस यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल उसके मिडल पॉइंट पर आएगा, यानी यहाँ करके सेंटर ऑफ मास आएगा, क्योंकि यही मिडल पॉइंट बनता है, यानी l/2। ठीक है जी, आपको इसकी समझ आ गई है सबको? मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। इसमें आप देखें, सबसे पहले आपने मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपने टोटल मास निकालना है। उसके बाद आपने सेंटर ऑफ मास का फार्मूला पुट करके तो वैल्यूज़ को जस्ट पुट करना है और इंटेग्रल को सॉल्व कर देना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, आप पहले से जानते हैं कि सिलेंडर कैसा होता है। सिलेंडर जो है, आप कह सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लें, चले मैं सिलेंडर की डायग्राम बना देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये एक सिलेंडर है जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, और इस सिलेंडर की लेंथ है l, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर का मतलब होता है ऐसा सिलेंडर जो अंदर से भरा हुआ है, यानी आप समझ लें कि इसके अंदर हर पॉइंट पर कोई ना कोई मास है, यानी इस सिलेंडर का मास अंदर भी मौजूद है, ये अंदर से खाली नहीं है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अच्छा आप फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर ये एक लाइन हम लगा देते हैं, ये वाली जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन लगाई है, इसे आप एक्सिस ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं, या इसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर और नीचे चारों तरफ सिलेंडर का मास एक जैसे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इस सिलेंडर के टोटल मास की अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल जो मास है वो है कैपिटल M, और इसकी
टोटल जो लेंथ है वो है कैपिटल एल। ठीक हो गया। अगर मैं इसके मुताबिक मास डेंसिटी को डिफाइन करूं, या चलें इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं, वो है ए। अब चूंकि मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके लिए फिर हमें लीनियर मास डेंसिटी की बजाय वॉल्यूम मास डेंसिटी को डिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होगी जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। वॉल्यूम मास डेंसिटी कौन बताएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अभी मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, यानी रो इज इक्वल टू टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये बन जाएगा टोटल मास m और वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ आ जाएगा। ठीक है। तो ये वैसे ही मैंने वॉल्यूम मास डेंसिटी का एक फार्मूला लिख लिया टोटल के लिहाज से। अच्छा, अब हम दोबारा वही वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे। फ़र्ज़ कर लें हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारा जो ब्लू कलर की लाइन है ये एक रेफरेंस लाइन है। इसको आप रेफरेंस पॉइंट कह दें, किसी भी नाम से ज़ाहिर कर दें। मैं इसको स्मॉल ए से ज़ाहिर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम एक छोटी सी डिस्क इमेजिन करेंगे। ये जो मैं लाइट ग्रीन कलर में बना रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें कि हमने इस रॉड को छोटी छोटी इस तरह की डिस्क्स में डिवाइड कर दी है। अब ये वाली जो डिस्क है इसका रेडियस है r और इसका रेफरेंस पॉइंट से जो फासला है वो है x और इसकी अपनी थिकनेस है dx। लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो तो सेम ही होगा और वो कितना है a। ठीक है। आप सबको इस पॉइंट की समझ आ गई है? ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोबारा से डेंसिटी की बात करते हैं। दोबारा से वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब मैं इस डिस्क के लिहाज से बात करूंगा। फ़र्ज़ कर लें इस डिस्क का जो मास है उसे मैं dm से ज़ाहिर कर देता हूं। तो अब आप मुझे बताएं कि इस डिस्क के लिहाज से अगर बात की जाए तो वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस डिस्क के मास को मैं dm से ज़ाहिर कर रहा हूँ और इसके वॉल्यूम को dv से ज़ाहिर कर रहा हूँ। यहाँ dm जो है ये एज इट इज़ आ गया। अब वॉल्यूम की जगह क्या आएगा? देखें, इस डिस्क का वॉल्यूम जो है ये आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, और इस डिस्क की लेंथ या थिकनेस dx के इक्वल है। गुड, ये dx हो गया और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। अच्छा, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह भी कुछ पुट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से मुझे ये बताएं अगर मैं dm की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होगी? a इंटू डी एक्स उस तरफ चला गया, a इंटू डी एक्स दूसरी तरफ चला गया, तो आपके पास यहाँ पर dm किसके इक्वल आ जाएगा? रो a इंटू डी एक्स। अब यहाँ आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब एरिया चूंकि सर्कुलर है तो आप किसकी जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कैपिटल R जो है ये उस डिस्क का रेडियस है, और जो डिस्क का रेडियस है वही पूरे सिलेंडर का भी रेडियस है। ठीक है, जो डिस्क का रेडियस है वही पूरे सिलेंडर का रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, साथ इसके dx भी आ गया। तो अब आप देखें आपके पास dm मौजूद है। ठीक है, dm हमने फाइंड कर लिया। ओके जी। अब आप मुझे ज़रा ये बताएं टोटल मास, यहाँ से मैं टोटल मास भी लिख सकता हूँ, तो ज़रा बताएं टोटल मास का फॉर्मूला क्या बन रहा है? रो इंटू ए एल। हम लिमिट भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कर देता हूँ, इंटेग्रल लगाए बगैर ही मैंने कर दिया। ये देखें ना, रो इंटू ए एल। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है,
पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो देखें ये आपके पास टोटल मास की वैल्यू आ गई है। अब सेंटर ऑफ मास के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं बताएं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेंटर ऑफ मास के लिए, अच्छा ये जो सिलेंडर है बच्चों, ये जो सिलेंडर है फर्ज कर लें ये भी हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ही रखा हुआ है। फर्ज कर लें ये एक्स एक्सिस है, यानी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये बेसिकली एक्स एक्सिस है फर्ज कर लें, और फर्ज कर लें ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि हम जब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या मैं इसे एक्स सी एम कह सकता हूँ? यानी मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मुझे जो सेंटर ऑफ मास मिल रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही मिल रहा है, इसलिए मैं इसके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को ही कंसिडर कर सकता हूँ। अब इसका वो जो फार्मूला हमने पहले लिखा था 1/m इंटू इंटेग्रल ऑफ एक्स डी एम, इस तरह से हमने फार्मूला लिखा था। अब यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर L तक। L क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। L क्या है? सॉरी पेंडुलम कह रहा हूँ, लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ भी आपको समझ आ रही है लिमिट कैसे लगी है? लिमिट लगी है यहाँ 0 से लेकर पूरी लेंथ तक, 0 से लेकर L तक। ठीक है जी, समझ आ गई है सबको? ओके जी, अब आप ऐसा करें 1/टोटल मास, 1/टोटल मास, टोटल मास की ये वैल्यू आप पुट कर दें, ये बनेगा जी रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। इंटेग्रल के अंदर हमारे पास क्या आ गया? x इंटू डी एम। एक्स को वैसे ही लिख दिया, लिमिट है 0 से L तक। डी एम की जगह हम लिखेंगे रो पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी एम की जगह ये लिखा। अब यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्योंकि रो जो है ये भी कांस्टेंट है, रो इससे कैंसिल हो गया, इंटेग्रल से बाहर आ सकता है। पाई भी कैंसिल हो गया, ये भी कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी कांस्टेंट है, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 1/L और इंटेग्रल के अंदर x इंटू डी एक्स। अब आप देखें ये तो सिंपल तरीन हो गया, 1/L इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस पे लिमिट लगा दी और ये दोबारा वही आंसर देगा जो पहले हमें मिला था, L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, और ये L/2 आंसर आ गया, L/2। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट का मास नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके सेंटर पे नहीं आएगा। और वैसे भी हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन तो देनी पड़ेगी कि भाई एक ऐसा क्यों आया है। अच्छा चलें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिलेंडर ऐसा ना होता बल्कि सिलेंडर की शक्ल कुछ ऐसी होती, क्या अब सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होगा? बताएं। अब एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होगा, अब थोड़ा सा शिफ्ट ये हो जाएगा ज़्यादा मैस वाली साइड पे, क्योंकि राइट साइड पे आप देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अब सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपने वो देखे हुए हैं बेबी कप्स, देखे हुए हैं वो जो गिरते नहीं हैं, जो छोटे बेबीज़ के लिए होते हैं। मैं यहाँ पर एक बेबी कप बनाता हूँ। अब ये जो बेबी कप है ये बेसिकली नीचे से कुछ ऐसा होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा मैस होता है नीचे, यानी इसकी बेस पर बहुत ज़्यादा मैस रखने का मकसद ये होता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो नीचे शिफ्ट रहे, नीचे वाली साइड पे, यानी बॉटम पे, नियर टू अर्थ। सेंटर ऑफ मैस, सेंटर ऑफ मैस जितना नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उतना ही नीचे होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना अर्थ के करीब होगा बॉडी उतना ही ज़्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी अगर मैं इस कप को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा उधर जाके
खुद ब खुद वापस आके अपनी असली जगह पर आ जाएगा। इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो ये रोल है सेंटर ऑफ मास का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। स्टेबिलिटी गेन करने में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आज का जो शॉर्ट भी हो सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं वैसे, लेकिन ये है कि बड़े आसान हैं इसलिए आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने रोटेशनल डायनामिक्स में ऐसा ही है, रोटेशनल इनर्शिया आपने किया था काफ़ी सारी डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, तो ये बिल्कुल मिलती जुलती डेरिवेशंस हैं। ये बल्कि ज़्यादा इजी है उसकी निस्बत, उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़्यादा है। तो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ जो आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले तो जी बच्चों ज़रा सुन लें। सबसे पहले तो आपने सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड निकाला, उसमें हमने पहले डेंसिटी को डिस्क्राइब किया, डेंसिटी के बाद मास निकाला, उसके बाद सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पुट करके इस तरह से आंसर आ गया। इसी तरह उसके बाद हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर फाइंड किया, और इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने सिलेंडर की डायग्राम बनाई। मेरा ख्याल है कि आप ये वाली डायग्राम बनाइएगा जब एग्ज़ाम में ये आए, क्योंकि ये मैंने थोड़ी बेहतर करके बना दी है, बुक में इतनी अच्छी नहीं बनी हुई। बाकी यहाँ पर हमने टोटल मास को डिस्क्राइब किया, डेंसिटी का फार्मूला लिखा, टोटल मास की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डीएम एक छोटी सी डिस्क इमेजिन की, उसके मास को लिखा, और उसके बाद बड़ी आसानी से हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया इस फार्मूला की मदद से, और इसका जो आंसर है वो भी वही आया था जो पहले आया था। और एंड पे हम ये सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म शेप ऑब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने ये डिसाइड किया कि सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ ज़्यादा मास है। ठीक है जी, समझ आ गई सबको? ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।